हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। और इस पूरे बैच की फीचर्स क्या क्या हैं वो अब हम समझने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच जो कि कम्प्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर हैं। इसमें आपका जीके जीएस का पूरा सिलेबस कवर होगा, साथ ही में कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा और साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दो फीचर्स है। पहला तो ये, अगर आपको इन वीडियोस को फ्री में देखना है तो इसके लिए आपको जो हमारा चैनल है दैट इज रवि स्टडी जी के, आपको वहां पर विजिट करना है। लेकिन अगर आपको क्लासेस के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स एंड साथ में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट चाहिए बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, आप पूरी वीडियो को वन गो में देखना चाहते हो और साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो हमारा पेड बैच है उसमें अनरोल होना है, जहाँ पे डेली क्लासेस होंगी ऐप पर, साथ ही में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में सभी जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट यहाँ पे रहेगा, सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा और साथ ही में पूरा कंटेंट यहाँ पे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा और बेसिक से लेकर हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पे रहेगा। और इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको इंस्टॉल करना है हमारा ऐप दैट इज रवि स्टडी ऐप। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि स्थापित करने के लिए निर्देशित है। यानी कि अगर हम बात करें लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स, इसको स्टैब्लिशमेंट करने की बात कौन सा आर्टिकल करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल नंबर 43। तो आर्टिकल 43 ये आता है डीपीएसपीज में, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आपको पार्ट 4 में देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसी में ही एक आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 43, जो कि बात करता है किस चीज की, जीवन निर्वाह मजदूरी, इन सभी की वो बातें करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे डेट 61वें संविधान संशोधन 1988 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से एक आर्टिकल एक संशोधन आता है, संशोधन नंबर 61। इसका ईयर कौन सा है, 1988। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई थी, तो इसमें हुआ था जो हमारी वोटिंग एज है उसको 21 से रिड्यूस करके 18 किया गया था। अब हम सभी जानते हैं कि जो भी बंदा 18 साल से ऊपर का हो और उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो तो वो वोट कर सकता है। ठीक है, तो 18 साल इज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग। ठीक है, और यही संशोधन हुआ था 61 में इन द ईयर ऑफ 1988, जब जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर यहाँ पे 18 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट संगम शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अगर हम बात करें संगम शब्द की, तो ये यहाँ पे जो एक साहित्यिक सभा है तमिल विद्वानों की, उसी को कहा जाता है क्या, संगम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब संगम तो आप ये भी सोचोगे कि जैसे नदियों का संगम होता है, बट यहाँ पे हम बात करें किस चीज की, अगर हम तमिल के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, साउथ इंडिया साउथ हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कवियों की सभा या फिर एक साहित्यिक सभा जो कि तमिल विद्वानों की होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा डेट कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करता है। तो यानी कि ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड, इसका जो सपोर्ट करता है वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो ये यहाँ पे करता है कौन सा, दैट इज विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम कहते हैं WTO। तो WTO इसका समर्थन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, WTO, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं WTO की, दैट्स विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्टैब्लिशमेंट और इसका हेडक्वार्टर ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर की, ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज इन दी जेनेवा स्विट्जरलैंड। इसका क्या है, ये हेडक्वार्टर है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है WTO का
हेडक्वार्टर। और वहीं बात करें इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है, तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये होगी इन द ईयर ऑफ 1995। अब क्या था ना, पहले इसकी जगह पे ना गेट होता था, ठीक है, बट बाद में फिर इसी का ही नाम कन्वर्ट होके 1995 में डब्ल्यूटीओ रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उग्रवादी, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और उदारवादी यानी कि जो मॉडरेट्स थे, उनके संघर्ष के बीच में जो किस घटना ने निर्णायक क्षण को चिन्हित किया था, यानी कि which event marked the pivotal moment in the extremist and the moderate struggles during the Indian freedom struggle। तो ये था यहाँ पे सूरत स्प्लिट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सूरत स्प्लिट की बात करें, ये होता है 1907 में, ठीक है, सूरत स्प्लिट, जिसमें जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उन दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया था, ठीक है। और बेसिकली ये जो यहाँ पे एक अधिवेशन होता था 1907 में, उसी में ही इस चीज का स्प्लिट हुआ था, मतलब वो अधिवेशन सूरत में था। और सूरत में ही जो कांग्रेस के दो गुट बने थे, एक था उदारवादी और एक था उग्रवादी, दोनों में ही मतभेद हुए और वो वहां से अपने अपने रास्ते अलग हो गए। हालांकि बाद में उन लोगों का वापस से मिलन हो जाता है, बट सूरत स्प्लिट आपको ध्यान रखना है, एक निर्णायक क्षण को चिन्हित करता है बिटवीन दी मॉडरेट एंड दी एक्सट्रीमिस्ट। तो ऑप्शन जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म ये किस आधुनिक राज्य में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला तो ये कि रामचरितमानस इसकी रचना किसने करी थी। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया और बच्चे काफी कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रामचरितमानस की रचना करी थी गोस्वामी तुलसीदास जी ने, और इनका जन्म होता है आज के आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इनका नाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ ये किस शहर में स्थित है। तो लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ की बात करें, ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा आपको चंपारण में। और चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। तो बिहार के चंपारण में आपको लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो स्तंभ है, ये जो पिलर है, इसमें भी मौर्य काल के जो अवशेष थे या मौर्य काल की जो बातें थी उनके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो लोरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है वो आपको बिहार की चंपारण में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट अवध राज्य को औपचारिक रूप से अंग्रेजों ने किस वर्ष में अपने अधीन कर लिया था। तो अवध राज्य की बात करें तो साल 1856 में जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था। तो ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 1856। तो अंग्रेजों ने 1856 में जो अवध राज्य को औपचारिक रूप से अपने अधीन कर लिया था, और उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे दैट इज लॉर्ड डलहौजी, उन्हीं के आदेश पर आंतरिक कुशासन के आधार पर नवाब वाजिद अली शाह को हटा के 1856 में, आई थिंक फरवरी की बात है, 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक तो ये किसको कब यहाँ पे मिला लिया था अंग्रेजों ने, 1856, ठीक है। इसके अलावा किस राज्य को, अवध को, और मिलाने का कारण क्या था, जैसे उन्होंने किस बिहाव पे बोला कि हम इस राज्य को मिला रहे हैं। तो उनका एक ही कहना था कि जो अवध राज्य का जो शासन है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, आंतरिक कुशासन के आधार पर उन्होंने इसको अपने राज्य में मिला लिया था। और उस टाइम पे जो वहां के अवध के नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस भूकंपीय क्षेत्र में आता है। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो ये आपको जोन 5 में देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो क्षेत्र जो 5 है या क्षेत्र जो 5th है उसमें संपूर्ण जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का जो गलियारा है, साथ में हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, साथ में गुजरात का कच्छ वाला एरिया, उत्तर बिहार, अंडमान का गलियारा, तो ये सब शामिल होता है, ठीक है। तो जोन 5 में ये कुछ रीजन है, अगर आपके एग्जाम में आता है इनमें से कोई, तो ध्यान रखना है आपको। जम्मू कश्मीर वाला गलियारा, पूरा जो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात का जो कच्छ वाला रण है, उत्तर बिहार, साथ ही में अंडमान का गलियारा, ये पूरा ही कहाँ पर आएगा, जोन 5 में। और आपसे वही पूछा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कौन से जोन में आता है, तो आपको ध्यान रखना है जोन नंबर 5 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में लाल किले में शहनाई बजाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो हमारा देश आजाद होता है 15 ऑगस्ट
1947 में। और उसी समय पे भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में जो लाल किला था यानी कि रेड फोर्ट, तो वहां पर किस व्यक्ति ने शहनाई बजाई थी और वो पहले व्यक्ति थे, तो वो थे यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। काफी फेमस नाम है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का नाम आपको ध्यान रखना है। और कल को अगर आपके एग्जाम में सिर्फ ये भी पूछे कि बिस्मिल्लाह खान जी किससे संबंधित हैं, तो आपको आंसर लगाना है शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई से। और रेड फोर्ट पर 1947 यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, तब इन्होंने यहाँ पे शहनाई बजाई थी, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट श्रीलंका भारत से डैश के द्वारा निर्मित एक संकरी समुद्री जलधारा द्वारा अलग होता है। तो कौन सी जलधारा के द्वारा जो भारत और श्रीलंका आपस में अलग होते हैं, तो वो हो जाएगा पाक जल डमरूमती और मन्नार की खाड़ी, यानी कि द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये ध्यान रखना है आपको, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आप यहाँ पे इमेज में देखोगे तो ये अपना देश भारत, नीचे की तरफ ये श्रीलंका है, और इन दोनों देशों के बीच में यहाँ पे आएगी गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, और ये दोनों इन्हीं के द्वारा यहाँ पे क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो पाक जल डमरूमती यानी कि पाक स्ट्रेट, और साथ ही में मन्नार की घाटी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट या फिर रोलेट सत्याग्रह ये किस वर्ष में शुरू किया था। तो रोलेट सत्याग्रह की बात करें, इसकी शुरुआत होती है 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है, 1919 रोलेट सत्याग्रह। और इसमें ये न्यूज में क्यों था ये भी एक बार हम समझेंगे। जो रोलेट सत्याग्रह था, ये मतलब न्यूज इन द सेंस कि ये क्यों हुआ था, तो देखिए क्या होता है कि रोलेट एक एक्ट आता है जिसमें क्या होता है कि बिना किसी कार्यवाही के, बिना किसी देख रेख के, बिना मतलब कुछ भी किए बिना किसी भी व्यक्ति को उठा के जेल में डालने वाली बात यहाँ पे की गई थी। यानी कि जो रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम यहाँ पे रखो तो अजारक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम था। इसमें क्या था, बिना किसी भी कारण के किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर लेते हो, बिना किसी मुकदमे के आप उसको जेल में रखने का आपको अधिकार मिल जाता है, तो वही था रोलेट एक्ट। तो उसी के खिलाफ यहाँ पे जो महात्मा गांधी जी वगैरह थे, उन लोगों ने रोलेट सत्याग्रह की शुरुआत करी थी 1919 में। तो इसलिए यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसी को ही यानी कि रोलेट सत्याग्रह को ही ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट भारत के संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा को किस देश से अपनाया गया। यानी कि अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और साथ ही में जुडिशियल रिव्यू, तो इन सब चीजों के बारे में मतलब इन सब चीज का जो प्रोविजन है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये हमने लिया है यूएसए से, यानी कि जो अमेरिकी संविधान है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो यूएसए का संविधान है वो बात करता है किस चीज की, यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी की और साथ ही में जुडिशियल रिव्यू की। जैसे कि हमने कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की है, ठीक है। और वैसे अगर हम बात करें इन दोनों प्रोविजन को, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। जो सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर है, वहां से काफी क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि हमने जो डीपीएसपीज हैं वो कहाँ से ली हैं, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए हैं, हमने इमरजेंसी की प्रोविजन कहाँ से लिए हैं। तो ये सभी चीजें हमने किसी न किसी देश के संविधान से ली है और मॉडिफाई करके थोड़ा अपने अकॉर्डिंग उसको अपने संविधान में हमने शामिल किया है। और वैसे अगर हम बात करें जुडिशियल रिव्यू की, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, ये दोनों ही हमने लिए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द्विपद नामकरण ये किसने पेश किया था। यानी कि अगर हम बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसको पेश किया था कैरोलस लीनियस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और इन्हीं को ही वैज्ञानिक वर्गीकरण और द्विपद नामकरण के जो पिता के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहिएगा कार्लस लीनियस। और जैसे किसी भी चीज का हम नाम रखते हैं ना, साइंटिफिक नेम, वो इन्हीं के बाद ही रखा गया था, मतलब इन्होंने ही हमें मेथड बताया, उसके बाद में ही सभी चीजों का नामकरण यहाँ पे हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जैसे कि हम लेते हैं मैंगो का एग्जाम्पल, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मैंगीफीरा इंडिका। ठीक है, मैंगीफीरा इंडिका साइंटिफिक नेम है किस चीज का, मैंगो का। ऐसे ही ह्यूमन का क्या होता है, होमोसैपियंस होता है, होमोसैपियंस सैपियंस होता है। ठीक है, तो ये सब जो नाम रखे गए थे, इसके बारे में हमें बताया था किसने, कैरोलिस लीनियस ने, और इन्हें ही आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाम काफी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इनकी एक पुस्तक थी स्पीसीज प्लांटरम करके, उसमें इस प्रणाली के बारे में जिक्र किया हुआ था। और इसमें किसी भी जीव के दो नाम जो है वो दो भागों में उसको रखा जाता है। ठीक है, एक उसके जीन्स को दर्शाता है और दूसरा उसकी लिपि को दर्शाता है। राइट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट भारत में कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है। यानी कि जो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा रीजन काफी फेमस है इंडिया में, तो ये होगा बॉम्बे हाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो बॉम्बे हाई को काफी हम फेमसली जानते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के नाम से।
तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के निम्नलिखित समूह में से कौन सा नरम है जिन्हें चाकू यानी कि नाइफ की हेल्प से हम काट सकते हैं और उनका घनत्व भी काफी काफी कम होता है और वो कम पिघलने वाले बिंदु पर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनका घनत्व भी कम होता है और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत लो होता है। तो ये यहाँ पे आते हैं कौन कौन से मेटल्स यानी कि कौन कौन से धातु। ये है आपके लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको चाकू की हेल्प से आसानी से काट सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है कौन सा त्योहार माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है। तो माजुली नदी द्वीप पर जो त्योहार नहीं मनाया जाता है तो उसमें किस पर्व का नाम आता है, दैट इज यहाँ पे आएगा राजा परवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो माजुली द्वीप पर राजा परवा जो त्योहार है वो नहीं मनाते हैं। ये उड़ीसा का एक त्योहार है। राजा परवा उड़ीसा का त्योहार है। जबकि जो ये लियांग, साथ ही में जो फाल्गुत्सव और इसके अलावा बिहू, तो ये सभी आपको मिलेंगे कहाँ पे, दैट इज इन दी ये माजुली में मनाए जाते हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और राजा पर्व ये उड़ीसा का काफी फेमस एक त्योहार है। अली अय लियांग की बात करें तो माजुली में इसको मनाते हैं और मिशिंग समुदाय जो है वो यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करती है। फाल्गुत्सव की बात करें तो अगेन माजुली में ही इसको सेलिब्रेट करते हैं फाल्गुत्सव के नाम से। और बिहू की बात करें तो असम में मनाते हैं और माजुली में भी इसका जश्न देखने के लिए मिल जाता है। तो बिहू, फाल्गुत्सव और अली अय लियांग ये सब बनते हैं माजुली द्वीप पर, बट राजा परवा ये नहीं बनता है, ये बनता है कहाँ पे, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चकमा शरणार्थी ये निम्नलिखित में से कौन से पड़ोसी देशों से भारत के प्रवासी बने हैं। तो ये आए हैं कहाँ से, बांग्लादेश से। काफी न्यूज में रहते हैं चकमा शरणार्थी। तो अगर आपसे पूछे कि ये किस देश से आए हैं तो ध्यान रखना है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार फूड फॉर वर्क कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो फूड फॉर वर्क कार्यक्रम की शुरुआत होती है 1977 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फूड फॉर वर्क 1977। और ये कार्यक्रम बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 1977 फूड फॉर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आदिम निर्वाह कृषि और संबंधित राज्यों की गलत जोड़ी की पहचान करें, यानी कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और उनसे रिलेटेड स्टेट्स, तो इनकी पहचान करनी है और कौन सा गलत है वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात करें कॉमन कृषि की, तो यहाँ पे लिखा है केरल। तो ये केरल में नहीं मिलता है, ये मिलता है कहाँ पे, ये मिलता है उड़ीसा में, ठीक है। तो बस यहाँ पर यही गलत था कि कॉमन जो है वो केरल में नहीं मिलता, वो मिलता है उड़ीसा में। इसके अलावा कुरुवा झारखंड, पौडू आंध्र प्रदेश और दहिया मध्य प्रदेश, ये तीनों सही है, बट कॉमन यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों के लिए मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी पहले हुआ करती थी राजगृह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पहले राजधानी राजगृह थी, बाद में इसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र में शिफ्ट किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज ये पूरा कर लिया है। तो ये पूरा किया कौन सी रिवर पे, दैट इज इन दी चेनाब रिवर, ऑन दी चेनाब रिवर, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। चेनाब रिवर पर भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज इसको यहाँ पे पूरा कर लिया है, जिसका नाम चेनाब ब्रिज ही रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एप्लांशियन पर्वत ये किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो वैसे तो मैं इसको ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, पर इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका है और इसी में ही आपको जो यूएसए, कनाडा और यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा एप्लेंशियन माउंटेन, यानी कि हम बात करें किस चीज की, नॉर्थ अमेरिका की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है। तो यहाँ पे अकोस्टिक वेव्स का जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो हो जाएगी यहाँ पे सोनार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और कई बार एग्जाम में सोनार की फुल फॉर्म भी पूछी गई है और सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो वो भी ध्यान रखना है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और यहीं पर ही जो समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है, दैट इज सोनार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अगुवाड़ा किला
जो पुर्तगाली निर्माण और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही फेमस स्मारक है, ये आपको किस राज्य में देखने के लिए मिलेगा? तो फॉर अ गेस अगर हम बात करें, तो पुर्तगाली जब आप सोचोगे तो आपको माइंड में क्लिक करेगा, दैट इज शायद गोवा हो सकता है, क्योंकि वो वहीं पे काफी टाइम तक रहे बसे। ठीक है, तो अगर पुर्तगाली आए तो आपके दिमाग में एक ऑप्शन होना चाहिए, दैट इज गोवा। लेकिन अगर आपको आता है देन इट्स वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं आता है तो गेस वर्क में ऐसा काम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगवाड़ा की बात करें तो ये आपको भारत के गोवा राज्य में देखने के लिए मिलेगा। 7वीं शताब्दी में जो पुर्तगाली ये किला है, और 1612 में जो डच और मराठाओं से बचाव के लिए इसको यहाँ पे बनवाया गया था। तो याद रहेगा कि अगवाड़ा किला कहाँ पे मिलेगा आपको, ये मिलेगा गोवा में। तो ये थे 25 क्वेश्चन। अब कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ और ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना हमारी वेबसाइट, दैट इज www.ravibookspdo.com पर। साथ ही में अगर हमारी कोई भी प्रिंटेड बुक्स चाहिए आपको अपने घर पर डिलीवर करवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviditipublication.com पर। साथ ही में जो हमारा ऐप है दैट इज रवि स्टडी ऐप, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को, जहाँ पे डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। साथ ही में कोई भी वीडियो जो हमारी इस चैनल पर और साथ ही में रवि स्टडी जीके पर आती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको विजिट करना है रवि अदिति क्लासेस पर, जहाँ पे आपको सभी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में मिल जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से और डिस्कस करते हैं 26 क्वेश्चन, जो कि है कि पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभाओं के द्वारा सीधे प्रबंधित सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ये कौन सी होती है, ये कौन सी थी, यानी कि स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट इज डायरेक्टली मैनेज्ड बाय द लोकल सेल्फ गवर्निंग असेंबलीज, तो ये कौन सी थी? तो ध्यान रखना है, ये यहाँ पर हो जाएगी दैट इज उर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उर। फिर एक कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व था? तो आउट ऑफ दीज ऑप्शन तो कौन सा ऐसा इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व था जो कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो आपको ध्यान रखना है इसमें नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है वो भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। एंड 1986 में इसकी स्थापना यहाँ पर होती है, और ये पश्चिमी घाट में स्थित है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों के हिस्से को ये कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विशेष रूप से दक्षिण भारत में मानसून पूर्व वर्षा को कौन सा शब्द संदर्भित करता है जो तापमान में अचानक वृद्धि के साथ में होती है? तो ये यहाँ पर होगी कौन सी? तो ये है यहाँ पे मैंगो शावर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आम की वर्षा। तो मानसून जो है हमारा, तो मानसून पूर्व वर्षा को अक्सर हम आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, जिसमें हल्की हल्की बारिश होती है गरज के साथ में, फिर भारी बारिश शामिल होती है। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में जो विकसित आंधी है उसके कारण ये होता है। ठीक है, तो विशेष रूप से दक्षिण भारत में मानसून वर्षा पूर्व वर्षा को हम क्या कहते हैं? ये हम कहते हैं आम की वर्षा, फिर मैंगो शावर, जो आपको बेसिकली केरला वाले रीजन में देखने के लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ की बात करें, इससे होने वाला जो इनमें से रोग है वो होगा यहाँ पे मलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मलेरिया रोग फैलाने में सबसे जो कारगर होता है वो होता है यहाँ पे मच्छर, और मच्छर में भी कौन सा? फीमेल एनाफलीज, यानी कि मादा एनाफलीज काफी है जो मलेरिया है उसको फैलाती है। ठीक है, और मलेरिया तभी फैलता है जब मलेरिया के मरीज को काटने वाली जो मादा मच्छर है वो दूसरे व्यक्ति को काटती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की मलेरिया है या नहीं इसकी जांच के लिए उसका ब्लड टेस्ट हम करवाते हैं। ठीक है, और बेसिक से लक्षण होता है कि लाइक आपको ठंड लगना है, पसीना आना है, सिर दर्द होना है और तेज बुखार, तो ये सब चीजें होती है। ठीक है, और ये एक प्रोटो जो है दैट इज प्लाज्मोडियम, जिसके कारण ये होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे वो किसकी जयंती के संदर्भ में हम मनाते हैं? तो यूनाइट किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो इसलिए यूनिटी डे भी हम इनके नाम पर ही मनाते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। और इनको हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और एकता दिवस हम कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो पार्श्वनाथ मंदिर मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफी फेमस मंदिर है वहां पर मध्य प्रदेश में, हालांकि इस नाम से और भी काफी मंदिर हैं, बट जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ वो है खजुराहो में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो खजुराहो का पूरा कॉम्प्लेक्स है वहीं पर ही आपको पार्श्वनाथ मंदिर देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी फेमस एक जैनिज्म जो तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ टेम्पल उन्हीं को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के पार्श्वनाथ टेम्पल उन्हीं को डेडिकेटेड है, जो कि आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने के लिए मिल जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है दैट सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च ये किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको चर्च को देख के गोवा को टिक नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो सेंट थॉमस कैथेड्रल बेसिलिका चर्च है ये आपको तमिलनाडु में देखने के लिए मिलेगा, और तमिलनाडु का जो चेन्नई शहर है वहां पर ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज करेंगे गोवा से, बट आपको नहीं होना है, आपको टिक करना है क्या? तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट निम्नलिखित में से कौन 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये यहाँ पर चुने गए थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो अधिवेशन है 1938 और 1939 का वो काफी फेमस है। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, और हरिपुरा अधिवेशन में जो जवाहरलाल नेहरू है उनके अधीन में राष्ट्रीय योजना समिति की भी स्थापना की की गई थी। ठीक है, और उस दौरान पे 1938 एंड 1939 में जो अध्यक्ष थे हमारे आईएनसी के वो कौन थे? ये थे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। 1938 में सेशन था हरिपुरा का, और 1939 में सेशन था त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, तो दोनों इसके वेन्यूज भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये थी एनी बेसेंट। तो अगर आपसे पूछे आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष तो वो होंगी कौन? दैट इज एनी बेसेंट। बट आपसे पूछे फर्स्ट इंडियन विमेन तो तब नाम आएगा किसका? सरोजनी नायडू का। बट यहाँ पे क्या पूछा है? पहली महिला अध्यक्ष। तो आंसर क्या है? एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, और इन्होंने 1917 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू जी ने 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता नहीं करी है? तो इनमें से कौन है? अगर आपको एक रफ आइडिया होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो देखिए, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बी आर अम्बेडकर जी। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कभी भी आईएनसी के किसी भी सेशन की अध्यक्षता नहीं करी है। इसके अलावा सरोजनी नायडू, दादा भाई नारो जी और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, इन तीनों ने ही प्रिसाइड किया आईएनसी के सेशन, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं किया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। हालांकि इन्होंने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, वहां पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया तीनों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा महात्मा गांधी ने पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कहां पर अध्यक्षता करी थी? तो ये करी थी बेलगाम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और वो कौन सा ईयर था? तो ये भी कई बार पूछते हैं। तो 1924 में जो महात्मा गांधी जी है उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी बेलगाम में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, और इनका पहला और आखिरी बार था जब इन्होंने किसी आईएनसी सेशन की अध्यक्षता यहाँ पे करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मा समाज के संस्थापकों की बात करें तो उसमें नाम शामिल है राजा राम मोहन राय जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो राजा राम मोहन है जिनको कि हम भारतीय नवजागरण के जनक के रूप में भी जानते हैं। 1828 में इन्होंने ही ब्रह्मा समाज की स्थापना यहाँ पर करी थी। ठीक है, ऐसी बात करें आर्य समाज की तो फिर आएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, और इसके अलावा अगर हम प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग का नाम आपको ध्यान रखना है। अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े हैं सर सैयद अहमद खान, वैसे ही ब्रह्म समाज से जुड़े हुए हैं राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये तो काफी फेमस नाम है, ज्योतिबा अ, राय फूले जो थे, ज्योतिबा फूले जी जो थे, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना यहाँ पे करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, और 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह के दौरान में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन थे उस टाइम पे गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो लॉर्ड कैनिंग आपको ध्यान रखना है। जब 1857 का विद्रोह होता है, सिपाही विद्रोह जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस, सॉरी फर्स्ट हम इसको यहाँ पे रिवोल्ट भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है 1857 के रिवोल्ट के समय जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक है यहाँ पे कौन? दैट इज बाण भट्ट, कई बार पूछा एग्जाम में। तो हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसे उनके दरबारी कवि बाण भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से हम जानते हैं किसको? कोणार्क सन टेम्पल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो कोणार्क सन टेम्पल, इसी को ही हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, और ये आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण ये किस राजवंश ने करवाया था? तो इसका जो यहाँ पे फॉर्मेशन थी वो किसने करवाई थी? तो वो करवाई थी यहाँ पे चंदेल शासकों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हम किस चीज की बात करें? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों की, जो कि आपको मिलेंगे कहाँ पे? एमपी में। और इन्हीं की ही यहाँ पे स्थापना करवाई थी या फिर इनको बनवाया था किसने? चंदेल शासकों ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मिलेगा साहित्य के लिए प्रमुख समर्थक राजा, दैट इज राजा भोज, ये किस राजवंश से संबंधित थे? तो इनका संबंध आपको मिलता है कौन से राजवंश से? दैट इज परमार से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो राजा भोज ये परमार राजवंश के एक भारतीय राजा थे, ठीक है। और यही आपसे पूछेंगे कि किस डायनेस्टी से थे, तो आपको ध्यान रखना है परमार डायनेस्टी। नेक्स्ट है किताब उल हिंद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाली एक पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो किताब उल हिंद की बात करें, इसको लिखा है अल बरूनी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो अल बरूनी इंपॉर्टेंट नाम है, अल बरूनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को हराया था? तो बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे हराया था किसको? तो ये यहाँ पे हराया था राजा लक्ष्मण सेन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो लक्ष्मण सेन ने भारतीय उपमहाद्वीप पर बंगाल क्षेत्र के खिलजी का शासक था, ठीक है। और यही उन्होंने बख्तियार खिलजी ने इनको यहाँ पे क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो उसको अधिकतम 6 महीनों के लिए यहाँ पे मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और 6 महीनों तक अगर उसने अपनी यहाँ पे अध्यक्षता ले ली, मतलब सदस्य वो बन गए, तो ठीक है। अगर नहीं बन पाते तो उनकी जो सदस्यता है वो यहाँ पे रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा है? तो कार्यपालिका का हिस्से में से कौन सा है? तो ध्यान रखना है, दैट इज गवर्नर ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने और कानूनी प्रकृति के अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो कार्यकारी अधिकार है वो किसके पास है? तो वो होंगे एडवोकेट जनरल के पास में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अभी जो थे आर वेंकट रमनी, तो इनको वापस से रीअपॉइंट किया गया है। तो ये करंट अफेयर से आपको रिलेट करना है, दैट इज आर वेंकट रमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हो जाएंगी कौन? दैट इज सुजाता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री यहाँ पे रही थी, इंडिया फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट्स, और वो थी यूपी की, नाम था इनका सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये यहाँ पर कौन होंगे? तो नाम ध्यान आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 219, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और मैंने आपको आर्टिकल याद करवाए थे, 124 था सुप्रीम कोर्ट का, 214 था हाई कोर्ट्स का, और 241 था यहाँ पे किसका? हाई कोर्ट्स फॉर द यूटीज, ठीक है। अब शुरुआत ही होती है 214 से, तो इसलिए मोर क्रॉस 219। तो इसलिए जो यहाँ पे एफर्मेशन और ओथ की जो बात की गई है वो है आर्टिकल नंबर 219 में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस करें, एंड सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। अब कुछ टेस्ट के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। बाकी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रही है, किस चीज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, कोई डाउट रह रहा है आपका, तो वो आप मुझे सभी फीडबैक अपने कमेंट करके बता सकते हो। तो टेस्ट के क्वेश्चन है जिनके आंसर आपने देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में उग्रवादी और उदारवादी संघर्ष में किस घटना ने निर्णायक क्षण को चिन्हित किया था? इसका आंसर आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है कि माजुली नदी द्वीप पर कौन सा त्योहार नहीं मनाते हैं? एंड थर्ड वन इज संगम का संबंध यहाँ पे किससे है? तो इसका आंसर आपने बताना है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स होती है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर, डेली 12 क्वेश्चंस का डिस्कशन होता है डेली बेसिस पर, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही में बुक्स के लिए आपको फॉलो करना है www.revaditipublication.com, जहाँ पर आपको सभी ई बुक्स आपको सभी बुक्स आपको मिलेंगी, जिसको कि आप अपने घर पर भी मंगवा सकते हो प्रिंटेड फॉर्मेट पे। साथ ही में बात करें पीडीएफ नोट्स की, तो वो भी अवेलेबल है आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस, 11,000 प्लस क्वेश्चंस,
करंट अफेयर्स की बुकलेट, ये सभी आपको मिलेंगी। तो इसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibookspedia.com पर। यहाँ पर आपको सभी ई बुक्स हमारी मिल जाएंगी। साथ ही में जो ऐप है दैट इज रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको विजेता बैच, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, जीएस नोट्स, ई बुक्स, टेस्ट, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर नोट्स, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड साथ में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से अपने जुड़ सकते हैं, दैट इज रवि स्टडी जीके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।